केरल में कोची कन्वेंशन सेंटर में सीरियल ब्लास्ट, एक की मौत, 35 से ज्यादा लोग जख्मी, 7 लोगों की हालत नाजुक। धमाके के वक्त सेंटर में 2500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। एनआईए और एनएसजी करेगी कोची सीरियल ब्लास्ट की जांच। शुरुआती जांच के मुताबिक धमाके में आईईडी जैसे विस्फोटक से इस्तेमाल की बात सामने आई है। कोची धमाके की वारदात के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वीसी के जरिए गृह सचिव और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हर आधा घंटे में घटना का अपडेट देने को कहा। केरल के सीएम से भी बातचीत की। कोची धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका। कल इजरायल के समर्थन में प्रस्ताव हुआ था पास, आज प्रार्थना सभा में हुआ ब्लास्ट। केरल में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट मोड में यूपी एटीएस की टीम। इजरायल हमास युद्ध से जुड़े हर कार्यक्रम पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। प्रदेश में चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली। कहा, गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है छत्तीसगढ़ सरकार, पिछले 5 साल से ग्रहण झेल रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कटिया गांव में किसानों के बीच पहुंच गए राहुल गांधी। खेत में किसानों के साथ धान की कटाई की, किसानों और कामगारों से बातचीत की है। मध्य प्रदेश के चुनावी जंग में सियासत का वीडियो वार। स्पाइडरमैन के रोल में भगवान हनुमान से प्रदेश के विकास के लिए मांगा गया आशीर्वाद। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा गया है। चुनाव प्रचार में सीएम शिवराज ने लगाया जोर। बुधनी विधानसभा में किया रोड शो, जनता से समर्थन मांगा है। राजस्थान के महवा विधानसभा में अपनी ही पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़े। इस बार कांग्रेस ने ओम प्रकाश हुड्डा पर भरोसा जताया है। वहां से मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले नकुल नाथ का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश की बदलने वाली है तस्वीर, कमलनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर उनके विराम लग गया है। गुना विधानसभा से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह के बयान पर किया है पलटवार। कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, अनबन की खबरों पर बीजेपी ने नहीं फैलाया भ्रम। जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर दिग्विजय सिंह का तंज। कहा, अगले 4 दिनों में मध्य प्रदेश होगी ईडी की बड़ी छापेमारी। मध्य प्रदेश में होगी। अमित शाह पर लगाया अधिकारियों को धमकाने का आरोप। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। राजा भोज की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शिक्षा, रोजगार समेत बुनियादी मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। पूछा, कहां गया 2 करोड़ नौकरी का वादा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एकनाथ शिंदे की तस्वीर पर फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। मुख्यमंत्री की तस्वीर पर पोती कालिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देशवासियों से मन की बात। त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। लोगों से मेड इन इंडिया सामान खरीदने की अपील भी की है। 31 अक्टूबर को दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मेरा युवा पोर्टल लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। लखनऊ के आलमबाग स्थित गुरुद्वारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेका मत्था। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशोत्सव में हुए शामिल। हरियाणा के समलखा में सुकून अंतर्मन थीम के तहत 76वें निरंकारी संत समागम की शुरुआत। संत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और राजपिता रमित जी की छत्रछाया में 30 अक्टूबर तक चलेगा समागम। देश के अलग अलग राज्यों समेत विदेश में श्रद्धालु पहुंचे हैं विदेशों से। दिल्ली में केरल के मुख्यमंत्री विजयन की मौजूदगी में सीपीआईएम नेताओं का विरोध प्रदर्शन। गाजा पर इजरायली हमले को रोकने। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। शराब घोटाले के आरोप में फरवरी में हुए थे गिरफ्तार। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों की तरफ से दर्ज जो मामले हैं उसमें जमानत मांगी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सीएनजी गैस भरवा कर लौट रही कार में लगी आग, कार हुई जलकर खाक। हरियाणा के यमुना नगर में हनुमान मंदिर के पुजारी का मिला शव। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बलिया में सड़क किनारे सो रहे लोगों को गाड़ी ने मारी टक्कर। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 8 लोग घायल हैं, वाराणसी रेफर कर दिए गए हैं। गुजरात के सूरत में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। पिता ने परिवार के लोगों को जहर देकर खुद फांसी लगा ली। अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के अध्यक्ष
विनय सहस्त्रबुद्धे ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। संगम नगरी प्रयागराज में भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। त्रिवेणी संगम पर लोगों की भीड़ जुटी। चंद्र ग्रहण के बाद लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला जारी है। टीम इंडिया की शानदार जीत के लिए वाराणसी में समर्थकों ने हवन पूजन किया। इजरायल का सपोर्ट इसलिए बम विस्फोट। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आज केरल में बम ब्लास्ट हुआ। जिस जगह यह ब्लास्ट हुआ वहां ईसाई समुदाय का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कल हमास की हैवानियत के खिलाफ आवाज बुलंद की गई थी, इजरायल को समर्थन की बात की गई थी। और आज वहां धमाका हो गया, जिसके बाद हमले का इजरायल और हमास जंग से कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोच्चि में जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर कल शाम को ही एक रैली हुई थी, जिसमें हमास के पूर्व चीफ का वर्चुअल भाषण हुआ था, भड़काऊ तकरीर दी गई थी। ऐसे में आज केरल में धमाके के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या हमास के पूर्व चीफ के जहरीले भाषण का नतीजा है यह ब्लास्ट? अगर ऐसा है तो यह धमाका करने वाला कौन है? इन्हीं सवालों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता नीरज पांडे। साथ ही होंगे एक बड़े पूर्व अधिकारी हैं पुलिस के, अफसर टी कृष्णा प्रसाद, जो तेलंगाना के डीजीपी भी रह चुके हैं, उनका भी स्वागत है। साथ ही होंगे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सहवाज। केरल के धमाके के बाद मुंबई समेत देश के कई शहरों में और राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मुंबई से संवाददाता कृष्णा ठाकुर होंगे मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको केरल ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं। वो आ गई है इस वक्त केरल ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। धमाके के पीछे बड़ी साजिश की आशंका है। कल इजरायल के समर्थन में प्रस्ताव आया था, आज प्रार्थना सभा के दौरान ब्लास्ट हो गया। धमाके में एक मौत हुई है और 36 लोग घायल हुए हैं। बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। 36 लोग घायल, एक मौत हो चुकी है। यह संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि घायलों की संख्या ज्यादा है। ब्लास्ट हुआ है, झुलसने वालों की संख्या ज्यादा है। वैसे तो 3 ब्लास्ट की खबर है। जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं कि लगातार 3 से 4 ब्लास्ट हुए थे। और ये ब्लास्ट, ये विध्वंस, ये कितना भयंकर था उसको आप इन तस्वीरों से देखिए। कैसे अफरा तफरी मची हुई है, कैसे आग लगी हुई है, कैसे लोग दौड़कर भाग रहे हैं और दौड़ के भागने के बाद ये पूरे सभा स्थल पर कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं। आप उससे इस अनिश्चितता को समझ सकते हैं, अनियमितता को समझ सकते हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर कितने अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर यह ब्लास्ट हुआ क्यों है? इसी को जानने की कोशिश, इसके पीछे के कौन से तार जुड़े हुए हैं यह जानने की कोशिश है। कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे, जो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे और आपको इसका जवाब देंगे। ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम था ये आपको जानकारी दे दें कि इजरायल का सपोर्ट हुआ था, इसलिए क्या ये बम विस्फोट हुआ है, सवाल ये उठने लगे हैं। ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम था, आज कार्यक्रम का आखिरी दिन था, 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया था। कल इजरायल के समर्थन में इसमें प्रस्ताव पास हुआ था, ये जो कार्यक्रम हो रहा था इसमें, और आज सुबह प्रार्थना सभा में यह धमाका हो गया। तो इस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जो सपोर्ट में प्रस्ताव पास किया गया था इजरायल के, ये उसी का नतीजा तो नहीं है नीरज पांडे? क्योंकि अब से कुछ दिनों कल ही जो हमास का जो लीडर था उसने संबोधित किया था वर्चुअली। देखिए विवेक, पुष्टि तो सरकारी एजेंसियां या इसमें जो जुटी जांच एजेंसियां वही कर पाएंगी, लेकिन ज़रूर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि हमास के खिलाफ इजराइल के समर्थन में और हमास के खिलाफ में प्रस्ताव पास होता है। वहाँ पे कुछ लोग प्रेयर कर रहे होते हैं और उस बीच में धमाका हो जाता है जिसमें तमाम लोग घायल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इसके विरोध में ये धमाका किया गया है, यानी कि एक तरह से दहशत पैदा करना, उनको डराना और
उनकी जो सोच, इजराइल के समर्थन वाली सोच है, उसको कुंद करना, उसको समाप्त करने की सोच के तहत ये धमाका किया गया। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टया यही दिखाई पड़ता है। अब दूसरी तरफ एनआईए की टीम वहाँ पहुँच गई है, एनएसजी की टीम वहाँ पहुँच गई है। उन्होंने उस मौके पर मौके की जाँच शुरू कर दी है। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि एनएसजी और एनआईए की दोनों की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। उन्होंने वहाँ जाँच शुरू कर दी है। तो जाँच जिस एंगल की बात आप कर रहे हैं, इस एंगल पर भी होगी। और कहीं ना कहीं जो कल हमास के लीडर्स के साथ मीटिंग जिस स्थान पे हुई है, कहीं ना कहीं वो भी शक के घेरे में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमास के पूर्व लीडर ने लोगों को उकसाया हो, हमास के लीडर ने इधर उकसाया और इधर इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ। तो दो चीजों को जोड़ के देखा जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जोड़े तो जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। केरल में आज सुबह जो धमाका हुआ, उससे पहले वहां जो कुछ हुआ था, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं और उनमें से एक ये है कि क्या इस धमाके का हमास से कोई कनेक्शन है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज सुबह कोच्चि में जिस जगह पर धमाका हुआ, कल वहीं से करीब 150 किलोमीटर दूर मल्लपुरम में एक रैली हुई थी। यह रैली फिलिस्तीन के समर्थन में हुई थी, लेकिन उसमें हमास के पूर्व चीफ का वर्चुअल भाषण हुआ था, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। वो 7 मिनट तक बोला था, भड़काऊ बयान दिए थे उसने, लोगों को शपथ दिलाई थी कि वो हमास का समर्थन करें। और उसके चंद घंटे बाद कोच्चि में ईसाई समुदाय के समारोह में यह धमाका हुआ। अब बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिनमें सूत्रों के मुताबिक आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल जो एनआईए है, हमारी जांच एजेंसी, वो इस धमाके की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हमास के आतंकी ने क्या ये सब कुछ भड़काया था, ये उसी की तस्वीर है, क्योंकि इसने ही वर्चुअली संबोधित किया था। हमास का जो पूर्व चीफ है खालिद मेशाल, उसी की तस्वीर, खालिद मेशाल, जिसने संबोधित किया था। कल केरल के मल्लपुरम में रैली हुई थी, उसी में इनका संबोधन हुआ था। 7 मिनट का वर्चुअल संबोधन इन्होंने हुआ था, वीडियो कॉल के जरिए ये जुड़े थे। हमास का समर्थन करने की शपथ दिलाई थी खालिद मेशाल ने वर्चुअली जुड़कर हमास का समर्थन करने की शपथ दिलाई। और उसके बाद जो आज इधर 2 चीजें एक साथ चल रही थी, एक ये हमास का समर्थन, और उधर जब इजराइल के समर्थन की बात आई, तो क्या इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि इसी कनेक्शन की वजह से ये हंगामा हुआ, ये ब्लास्ट हुआ। शिवाज सर, इसको जोड़ना कितना सही, कितना सार्थक, और ये जो पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे तो इसका कोई कनेक्शन निकलकर सामने आएगा? बिल्कुल, देखो विवेक, इसमें कोई शक नहीं, तभी तो एनआईए ने इसमें इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने का है, क्योंकि 2 और 2 4 की कुछ एक ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से एक कन्वेंशन, अभी क्रिश्चियन कन्वेंशन में जहां कोच्चि पे आईडी ब्लास्ट हुआ, यहीं पर ये जो मीटिंग चल रही थी जो क्रिश्चियन कन्वेंशन की, इसमें ये भी पास हुआ था कि इजराइल के पक्ष में एक प्रकार से सपोर्ट दी जाए। और एक दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक रैली होती है जिसके अंदर जो खालिद है, जो कि एक खालिद मशाल, जो कि हमास का एक पोलिटो ब्यूरो का एक लीडर है, जो कि हमास का चेयरमैन भी था 2017 में। वो बहुत भड़ाकू वो भाषण देता है लोगों को, और ये कहता है कि आप जो हमास के साथ खड़े हो। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो ताना जुड़ रहा है, और हो सकता है, बाकी तो एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी, मगर जिस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हो सकते हैं। और जो खालिद मशाल ने जिस प्रकार से कल भाषण दिया, काफ़ी भड़ाकू भाषण था, और लोगों को ये एक प्रकार से जो प्रेशराइज करना या उनको मोटिवेट करना कि आप जो है हमास के साथ खड़े हों। तो इसमें, और उधर जो दूसरी रैली है, जो ये कन्वेंशन सेंटर, क्रिश्चियन कन्वेंशन सेंटर, यहाँ इजराइल के पक्ष में बात होती है, और यहीं पर एक पर आईडी का ब्लास्ट होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तार तो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल भी पूछे जाएंगे ऐसे, ये लाजमी हैं। आएंगे आपके पास शिवाज सर, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। केरल धमाके की जांच में यह खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में यह बात बताई जा रही है कि आईडी का इस्तेमाल किया गया था इस ब्लास्ट में। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इंसेंडियरी डिवाइस के भी निशान मिले हैं। सूत्रों के हवाले से हम आपको यह अपडेट बता रहे हैं कि आईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया था। कृष्णा सर, तेलंगाना के पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जब भी इतने बड़े धमाके होते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है, ये तो उसका फेलियर है, क्योंकि 2500 से ज्यादा लोग एक सभा में जमा होते हैं
और वहां पर इतना बड़ा धमाका किया जाता है, 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। लोकल इंटेलिजेंस का तो है ही फेलियर, और क्या कुछ होते हैं चैलेंजेस, उसके बारे में बताइए। नमस्कार विवेक जी, अभी सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अभी देखिए, अभी भारत देश में आज के तारीख में बहुत ही सेंसिटिव टाइम है। एक तो जो इजराइल पैलेस्तीन के बीच में जो हो रहा है, और हमारे ही देश में जो है अभी 5 राज्यों में चुनाव के समय है जी। सभी पार्टी बिजी है और सभी इलेक्टोरेट भी काफी बिजी है एंड वेरी वेरी सेंसिटिव टाइम फॉर द कंट्री। ये समय चुन के जो है, जो सभी सारा केरल जो है, केरल इज आल्सो वेरी वेरी हाइपर सेंसिटिव प्लेस फॉर इंडिया। ऐसे जगह चुन के देश के अंदर फिर जो है एक आतंकवाद टाइप का एक सिचुएशन लेके आके, इनसिक्योरिटी फीलिंग लेके आने के लिए, और इलेक्शंस भी चल रहे हैं उस तरफ। तो ये कौन कौन फोर्सेस है जो इसमें शामिल है, ये इन्वेस्टिगेशन भी बताएगा। लेकिन समय जो है बहुत ही सेंसिटिव समय है, और जगह भी काफी सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील समय चल रहा है और संवेदनशील जगह भी है, तो इसमें राजनीतिक कनेक्शन भी आप जोड़ रहे हैं। बड़ी अपडेट, केरल में ब्लास्ट के बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है, दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कृष्णा ठाकुर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। क्या हाल है वहां मुंबई में? अलर्ट जारी कर दिया गया है, कौन कौन सी सावधानियां उसमें बरतनी है लोगों को, यह बता दीजिए। विवेक, मैं यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूँगा। आपसे कुछ ही देर पहले जो राज्य के गृह मंत्री हैं, उनसे ये पूछा गया कि क्या हमले के बाद मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि मुंबई और पुणे ऐसे बड़े शहर हैं जो हमेशा से ही अलर्ट मोड पर रहते हैं, कोई अलग से अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के कोलाबा इलाके में। आप मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये छावर्ड हाउस बिल्डिंग है, यहूदियों का कम्युनिटी सेंटर। 26/11 के हमले के दौरान आपको याद होगा कि ये एक टारगेट पॉइंट था, यहाँ पर भी आतंकवादियों ने इस बिल्डिंग को निशाना बनाया था। उसके बाद से ही लगातार मुंबई पुलिस की निगरानी इस बिल्डिंग पर रहती है, और नियमित तौर पर मुंबई पुलिस की तरफ से इस बिल्डिंग को सुरक्षा प्रदान की जाती है, और कुछ इसी तरीके का जो सुरक्षा है वो आज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कोई अलग से जो है सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं बढ़ाई गई है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। पुलिस अलर्ट मोड पर है और एहतियात बरतने की जरूरत है।